चलिए एक अहम खबर आपको बता दें, अगर आप गाड़ी से सफर करना पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने नई टोल पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अब आप सिर्फ 3,000 रुपए में फास्टैग का सालाना पास ले सकेंगे। इससे वाहन चालकों को कितना फायदा होगा जान लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन बताएं, फास्टैग का पास कितने का पड़ेगा और इससे लोगों को किस तरह से फायदा मिलेगा? जी, काफ़ी समय से इस पॉलिसी का इंतज़ार था और आज नितिन गडकरी जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। दरअसल अब आपको 15 अगस्त के बाद से सिर्फ एक बार आप चाहें तो एक एनुअल टोल पास बनाएंगे और उसका फ़ायदा पूरे साल भर ले सकते हैं। दोबारा आपको कभी बार बार लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार टैक्स कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे साल वैलिड होगा, बशर्ते जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो 200 ट्रिप्स की रखी गई है। 200 ट्रिप्स का मतलब जो हमने क्लैरिफिकेशन लिया है इस पर 200 टोल नाके हुए, यानी कि अगर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो एक नाके पे आपको 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये आप वैकल्पिक रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये स्कीम लेनी है या नहीं लेनी है। आप चाहें तो जो पुरानी स्कीम है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करते हैं साल भर में, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये कमर्शियल गाड़ियों पर लागू नहीं होगा, ये जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसी पर लागू होगा। कार, जीप, वैन जो है इस पर आप से लागू होगा। और साथ ही आप इसे कैसे अवेल कर सकते हैं, तो भारत सरकार का राजमार्ग यात्रा ऐप है, वहाँ पे उसका लिंक कुछ दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहीं से खरीद सकते हैं, यहीं से रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पे इसका एक लिंक होगा। NHAI की जो वेबसाइट है या वहाँ पे इसका लिंक होगा। और 15 अगस्त से इसे पूरी तरह से जो है चालू करने की योजना सरकार बना रही है। निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की, जो आने वाले वक्त में महंगा हो सकता है। जानकारी मिल रही है कि IRDAI के बाद अब वित्त मंत्रालय भी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने के पक्ष में है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं CNBC TV 18 के यश जैन। जी, हमने कुछ हफ्तों पहले ये रिपोर्ट भी किया था कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI, उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को अपना मत सबमिट किया था कि उन्हें लगता है कि एक मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में एक बढ़ोतरी होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि ऑन एन एवरेज 18% यानी कि 18% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, कंसिडरिंग जो कंपनी के लॉस रेशियोज़ हैं मोटर सेगमेंट में। और कुछ सेगमेंट में ये बढ़ोतरी जो IRDAI ने मांगी थी वो 22 से 25% की थी। हमें अपने सूत्रों से अब पता चला है कि दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है उनमें से एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी अपना मत रखा है। उन्होंने भी कहा है कि 18% की बढ़ोतरी मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में की जानी चाहिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। हमें ये भी पता चला है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक्टिवली कंसिडर कर रही है ये प्रपोज़ल और इस पे एक डिसीजन अगले 1 से 2 हफ्तों में लिया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। जो लॉस रेशियोज़ है वो बढ़ते दिखे हैं। ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो यहाँ पे मोटर पोर्टफोलियो में लॉस रेशियो उनका 64% है, गो डिजिट का 69% है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का 108% है। और अगर 18 से 20% की बढ़ोतरी होती है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में तो ये कंपनीज़ को अपना कंबाइंड रेशियो इम्प्रूव करने में 4 से 5% से मदद करेगा। जो कंपनीज़ मैंने कहा ICICI लोम्बार्ड, गो डिजिट और न्यू इंडिया एश्योरेंस। अगर इनकम टैक्स या कस्टम विभाग आपकी बात नहीं सुन रहा है तो अब आप सीधे देश के सबसे टॉप अधिकारी के ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। जी हां, कैबिनेट सचिव के दफ्तर का डेडिकेटेड सेल DPG आप इनकम टैक्स और कस्टम से जुड़ी आपकी शिकायतें भी सुनेगा और साथ ही संबंधित विभाग को तय समय सीमा के भीतर समाधान करने के लिए निर्देश भी देगा। खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, अगर इनकम टैक्स और कस्टम विभाग में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो अब आप सीधे देश के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव के दफ्तर के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस में अपनी शिकायत सीधे भेज सकते हैं, जहां एक डेडिकेटेड सेल न सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनेगा बल्कि एक तय समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग को समस्याओं का निपटारा करने के लिए निर्देश भी देगा। दरअसल अभी तक कस्टम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
इस ग्रीवांस सेल जो कि सरकार का सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसके तहत शामिल नहीं था, लेकिन सरकार ने इसे अब इसके दायरे में लाने का फैसला किया है। इससे जाहिर सी बात है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए कारोबारी हैं उनको और साथ ही आम जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनको काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आती थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वहीं कस्टम डिपार्टमेंट में भी खराब सर्विसेज का हवाला दिया जाता है और साथ ही साथ जो रिफंड में देरी होती है उससे भी परेशानी होती है। लिहाजा अब ये दोनों डिपार्टमेंट में अब जो इनके टैक्स पेयर्स हैं उनको परेशानी नहीं होगी। इनका समस्या का समाधान डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस के तहत प्रभावी ढंग से हो सकेगा। सरकार ने वन नेशन वन टाइम नीति को लागू करने की दिशा में आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक का क्या फायदा होगा और आगे सरकार की क्या तैयारी है इस दिशा में, इस पर कंज्यूमर अफेयर्स सचिव निधि खरे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। भारत का टाइम आ गया तो हम वन नेशन वन टाइम की बात करें, क्या फायदा होगा इससे हमको? देखिए, इससे सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि होगी वो ये कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के लोग हों, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, बीएसई, एनएसई, रेलवेज, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं, पावर ग्रिड, जो कि टाइम स्टैंपिंग करते हैं और टाइम की उन्हें आवश्यकता है। अभी तक देश में जो टाइम लिया जा रहा था वो जीपीएस बेस्ड था और इसी कारण से टाइम के डिस्प्यूट्स को लेकर के कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि ये इसरो के द्वारा और एनपीएल के द्वारा ये जो पूरा इकोसिस्टम बनाया गया है, इसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि न केवल जो उपभोक्ता हैं या जो हमारे सेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स, उनको एक्यूरेट प्रिसिशन टाइम का डिसेमिनेशन हो और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, यदि उन्हें इतनी एक्यूरेट रिक्वायरमेंट है टू द नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड या इवन सेकेंड, तो उन्हें एक अश्योरेंस रहे कि उन्हें जो समय मिल रहा है वो वास्तव में उसी एक्यूरेसी और प्रिसिशन का। अब आपको आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में बताते हैं। साइबर फ्रॉड का पैसा अनजाने में भी अगर आपके खाते में आता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। कैसे, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। अब बात ईरान और इजराइल के बीच जंग की। ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिका के साथ तल्खी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने बड़ा बयान दिया है। खामनेई ने अमेरिका से कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा और ना ही ईरान उस पर थोपे गए युद्ध को स्वीकार करेगा। खामनेई ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका हमला करेगा तो अंजाम भी गंभीर होंगे। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए पहले कहा था कि खामनेई फौरन सरेंडर करे। इससे पहले खामनेई ने कल देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी किया था। खामनेई ने कहा था कि वो इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर किसी भी तरह की कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने पहली बार इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान में 40 जगहों पर हमला किया है। इजराइल ने लगभग 25 फाइटर जेट से ईरान में 40 मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल स्टोरेज साइट और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। एक और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की जो करीब 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई बातचीत की पूरी डिटेल बताई है। विदेश सचिव ने कहा कि ये कॉल अमेरिका के आग्रह पर हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर ना तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा हुई और ना ही भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की मध्यस्थता का मुद्दा उठा। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत ना तो किसी की मध्यस्थता को स्वीकार कर रहा था और ना ही आगे कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी।
और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फोन किया था। वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने उस वक्त साफ कर दिया था कि अगर ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद देश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री और व्हाइट हाउस के जरिए दिए गए स्टेटमेंट में अंतर बताया। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को झूठा बताया। हालांकि बाद में जयराम रमेश ने अपने बयान पर माफी मांग ली। खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते? इन्हीं महानुभाव ने बताया सीज फायर करवाने में ट्रंप ने ट्रेड का इस्तेमाल किया। मोदी जी ने साफ बता दिया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ना कोई ट्रेड की बात हुई। इन्हीं महानुभाव ने बार बार सेना का अपमान, सेना के पराक्रम का अपमान और सांसदों का अपमान किया। और अब मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की विदेश नीति, भारत की सख्त नीति पर एक कटाक्ष करने के लिए और पाकिस्तान को एक हैंडल देने के लिए डिजिटल फ्रॉड कांग्रेस कर रही है। आज जयराम रमेश ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस ने बताना चाहिए, इतनी फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट है पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए कि आप 27 जनवरी के प्रेस नोट को आज का बताते हुए देश और दुनिया में झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस इंटरनेशनल लायर है। तो मोदी और ट्रंप के बीच आज सीधी बात हुई और सीज फायर मध्यस्थता पर सब कंफ्यूजन क्लियर हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना ही करेगा। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। दखल ना दें, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में हिस्सा लिया, जहां वो कनाडा के प्रधानमंत्री समेत यूके के पीएम, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और इटली के प्रधानमंत्री से मिले। इन बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर बात की। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकवाद सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है। कुछ देश आतंक को बढ़ावा देने वालों को इनाम देते हैं। आतंकवाद पर दोहरा रवैया अब बंद होना चाहिए। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आई तल्खियां अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी एक दूसरे से काफी गर्मजोशी से मिले। भारत और कनाडा दोनों ही अब हाई कमीशन को बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक भी जल्द शुरू करने पर सहमति बनी है। मनी कंट्रोल सुपर प्रो आपकी निवेश और ट्रेडिंग यात्रा में एक स्मार्ट एज देगा। सुपर प्रो की एक शानदार खूबी अल्फा जनरेटर्स है। इसके तहत अम्बरीश बालिगा और नरेश मेरानी समेत दिग्गज सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपका लाइव ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडिया के टिप्स देंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पावर और सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल सुपर प्रो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। फेड आउटकम से पहले बाजार कंसोलिडेशन मोड में दिखा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 139 पॉइंट गिरकर 81,445 पर और निफ्टी 41 पॉइंट गिरकर 24,812 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव रहा। वहीं स्टॉक्स की बात करें तो इसमें आईटी, पीएससी, मेटल शेयर्स में दबाव दिखाई दिया। फार्मा, रियलिटी, एनर्जी इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। वहीं ऑटो, निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुए। बात करते हैं चांदी की। चांदी में रफ्तार जारी है। आज लगातार दूसरे दिन चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी का दाम 1,10,000 के पास पहुंच गया है। वहीं कॉमेक्स पर भाव की बात करें तो ये 12 सालों की ऊंचाई के साथ $37 के पार निकल गई है। चांदी में क्यों है तेजी, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जैसे आपने कहा, दूसरे दिन लगातार यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है। ऑल टाइम हाइज पर है और हमने एमसीएक्स पे जो ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं फिजिकल मार्केट्स में, उससे कहीं ज़्यादा प्राइसेस हैं। अगर आप जीएसटी और टैक्सेस वगैरह जोड़ दें तो ऑलमोस्ट 1,15,000 रुपए की चांदी अब यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $37 पर आउंस पर है, जो कि 12 साल का हाइज है। वेल, आपको याद दिला दें कि ये 5वां ऐसा साल है जब चांदी में डेफिसिट है ग्लोबल मार्केट्स में। इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है। साथ ही साथ जो सेफ हेवन बाइंग है वो अब हमने चांदी में शिफ्ट होते हुए देखी है और सोने में कुछ कंसोलिडेशन है। गोल्ड एंड सिल्वर की अगर आप रेशियो देखें तो 105 के बाद अब ये 91 पर ये रेशियो आती हुई नजर आई है और मार्केट्स ये समझता है कि जो रेशियो है वो ऑन एन एवरेज 70 के आसपास आके रुकनी चाहिए। अगर रेशियो 71 तक आती है तो इसका मतलब है चांदी को यहाँ से और भी बढ़ना होगा। एंड इन एनी केस ग्लोबल और इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि चांदी में तेजी बरकरार रहनी चाहिए और यहाँ से आगे आप शायद $39-40 पर आउंस के लेवल्स देख पाएंगे, जो भारतीय बाजारों में 1,35,000 1,45,000 तक देखने को मिलेंगे इस साल के अंत तक। चलिए अब आपको मानसून से जुड़ा अपडेट दे दें। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मानसून एक्टिव हो गया है। लगातार बारिश से मुंबई की पवई झील में पानी भर गया है। मंगलवार सुबह झील उफान पर आ गई। वहीं पवई, अंधेरी, चेंबूर, बांद्रा, सायन, दादर और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 1 हफ्ते तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यातायात और जनजीवन पर बारिश का असर पड़ना शुरू हो गया है। बात करें गुजरात की तो यहां भी पिछले 24 घंटों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई जिलों में जलभराव हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित बोटाड जिले में हालत गंभीर बने हुए हैं। यहां एक नदी में कार बह जाने से 5 लोग लापता हो गए, जबकि 40 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कच्छ जिले के नखत्राना क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से नखत्राना लखपत स्टेट हाईवे पर भी पानी भर गया है। हाईवे के जलमग्न हो जाने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं सुरेंद्रनगर जिले में भारी बारिश की वजह से धौलीधाजा बांध ओवरफ्लो हो गया, जिससे जोरावर नगर आर्ट्स कॉलेज को जोड़ने वाला कॉजवे पूरी तरह से पानी में डूब गया। इससे कॉलेज और आसपास के क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले स्तरों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग बिजली कटौती, पेयजल और आवागमन की परेशानी के संकट से जूझ रहे हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।